हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन बायोलॉजी विलेज। एंड गाइस, अब हम बात करेंगे सेकंड सेट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि साइकस के रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। इससे पहले हमने 20 क्वेश्चंस आपको बताए थे साइकस के रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसमें हमने दोनों रिप्रोडक्टिव आर्गन, मतलब आपका साइकस चूँकि डायोसिस है उसमें तो मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन, मतलब माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजिया और पॉलिन ग्रेन का डेवलपमेंट। इसके बाद हमने मेगा स्पोरोफिल और ओव्यूल तक की बात करी थी। अब उसके बाद हम बात करेंगे दोनों रिप्रोडक्टिव आर्गन्स डेवलप होने के बाद का क्या होता है, पॉलिनेशन एंड देन फर्टिलाइजेशन। और इस दौरान जो भी पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेज होती हैं, जो स्ट्रक्चर्स बनती है जैसे पॉलिन चैम्बर, आर्चिगोनिया, नेक कैनाल सेल्स एब्सेंट होती है, ये सब बहुत सारी बातें हैं। तो अब हम 28 न्यू क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे और इस दोनों लेक्चर के थ्रू आप पूरा रिप्रोडक्शन जो होता है साइकस का स्टडी कर लेंगे गाइस। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज ट्रू अबाउट द इंटेगुमेंट ऑफ ओव्यूल। गाइस, ओव्यूल क्या होता है? देखिए, ओव्यूल फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है और ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कई तरीके की ऊपर से कवरिंग से बंद होता है, और इनकी जो कवरिंग्स होती है वेरी स्पेसिफिक इन एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। जैसे जिम्नोस्पर्म में बाइटेगमिक नॉर्मली होता है, ट्राई भी हो सकता है, और कुछ में यूनिटेगमिक, मतलब मेन जो उनका होता है वो बाइटेगमिक होता है। इसके अपोजिट जो हम पढ़ रहे हैं गाइस, जिम्नोस्पर्म साइकस क्या है, जिम्नोस्पर्मिक है। तो इसमें जो वो होता है वो यूनिटेगमिक होती है, मतलब एक बाल होती है, फिर वो बाल जो होती है खुद में डिफ्रेंशिएट होती है 3 लेयर्स में। तो पहला क्वेश्चन हमारा इसी से है कि व्हाट इज ट्रू अबाउट द इंटेगुमेंट ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल की जो इंटेगुमेंट मतलब जो कवरिंग है उसके बारे में क्या बात सही है। तो देखो, इन मैच्योर ओव्यूल में इट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू 3। इंटेगुमेंट का मतलब सिंपल ने बोला एक होती है, यूनिटेगमिक ओव्यूल होता है जिम्नोस्पर्म में, और वो डिफरेंस होती है 3 लेयर में। सबसे आउटर जो होती है गाइज वो फ्लेसी होती है जो रेड कलर की होती है, तो इसे रेड फ्लेसी। दूसरी मिडिल में होती है जो बहुत ही टफ होती है, मतलब स्टोनी, एंड इनर फिर फ्लेसी होती है। ठीक है, तो आउटर फ्लेसी, इनर फ्लेसी, मिडिल में स्टोनी लेयर। नाउ सेकेंड पॉइंट है, इट इज़ थिक, मतलब इंटेगुमेंट होती है थिक होती है, एंड इट इज़ फ्री फ्रॉम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है गाइस, न्यूक्लियस नहीं है, कंफ्यूज ना हो। न्यूक्लियस का मतलब एक टिश्यू होता है जो डिप्लाइड सेल रखता है, और ये एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है। जैसे जैसे एम्ब्रियो सैक बढ़ता जाता है इस टिश्यू को वो खाता जाता है, मतलब फीडिंग करता जाता है, और जब पूरा एम्ब्रियो सैक डेवलप हो जाता है, मतलब फीमेल गेमेटोफाइट, तो ये टिश्यू बिल्कुल गायब हो जाता है, मतलब डिसअपीयर हो जाता है। तो कह रहा है कि इट इज़ जो इंटोगुमेंट होती है वो फ्री होती है एक पॉइंट पे न्यूक्लियस के साथ। न्यूक्लियस टिश्यू होता है, इंटोगुमेंट उस मतलब जो टिश्यू होता है उसे बिल्कुल अटैच होकर चलता है। मगर एक जगह ऐसी आती है जहाँ पे वो जो लेयर है इंटोगुमेंट और न्यूक्लियस, उनके बीच में गैप आ जाता है, मतलब फ्रीनेस आ जाता है। उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं गाइस, न्यूक्लियर बीक बोलते हैं। और ये पॉइंट जो ओव्यूल का जो अपर एंड होता है गाइस, माइक्रोपाइलर एंड, वहाँ पे होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, इनर फ्लेसी लेयर। सबसे जो इनर मोस्ट फ्लेसी लेयर है वो एब्जॉर्ब बाय डेवलपिंग फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट, इसे हम एम्ब्रियो सैक भी बोलते हैं, इसी को हम प्रोथैलस भी बोलते हैं गाइस। तो जैसे जैसे डेवलपिंग फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप होता जाता है वो इनर फ्लेसी लेयर को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब न्यूट्रिशन के फॉर्म में उसे यूटिलाइज कर लेता है। मतलब एक टाइम ये आता है कि इनर फ्लेसी लेयर बिल्कुल खत्म हो जाती है, गायब हो जाती है। डी मिडिल लेयर जो है जो स्टोरी लेयर है, मिडिल लेयर इज लेस वैस्कुलराइज, मतलब जो बीच वाली लेयर है उसमें जो वैस्कुलर मतलब जो सप्लाई होती है, मतलब जाइलम फ्लोएम की जो नसें जैसे हमारे आर्टरीज वेन्स हैं उसकी बात करते हैं, वो कम वैस्कुलराइज होती है, मतलब उसमें जो सप्लाई होती है वो कम होती है देन आउटर और इनर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो मिडिल स्टोनी लेयर है, स्टोन का मतलब क्या होता है, टफ, तो उसमें जो वैस्कुलराइजेशन है वो थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू आउटर मोस्ट एंड इनर मोस्ट कम्पेयर। तो ये जो स्टेटमेंट है ए बी सी एंड टी आर कंप्लीटली ट्रू अबाउट द इंटेगुमेंट ऑफ ओव्यूल इन द साइकस। सो करेक्ट आंसर गाइज आपका होता है ए। नाउ सेकंड क्वेश्चन बात करते हैं, प्रोथैलस ऑफ साइकस आल्सो कॉल्ड एज। देखिए, अभी हमने जो पहला क्वेश्चन बताया तो आपने अगर मेरी लाइन सुनी होगी, मैंने बोला प्रोथैलस फीमेल गैमेटोफाइट और इंडोस्पोर एक ही बात होता है, एम्ब्रियो सैक या इंडोस्पोर। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, इंडोस्पोर ना बोल के इसे आप ज़्यादातर एम्ब्रियो सैक कहें। ठीक है, तो ये टर्म जो होते हैं गाइज आपके एक ही टर्म होता है। ठीक है, ध्यान रखना है, यहाँ पे इंडोस्पोर ना हो के इंडोस्पोर भी कह सकते हो उसे, वैसे एम्ब्रियोसैक बोल रहे हैं। एक एम्ब्रियोसैक, फीमेल गैमेटोफाइट, इंडोस्पोर और प्रोथैलस, ये एक ही टर्मिनोलॉजी होती है। जो करेक्ट आंसर क्या होता है आपका सी, मतलब कि साइकस का प्रोथैलस का मतलब होता है उसका फीमेल गैमेटोफाइट या उसका एम्ब्रियोसैक। ठीक है गाइज, तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, कह रहा है प्रोथैलस ऑफ साइकस इज आल्सो कॉल्ड, तो इसे हम फीमेल गैमेटोफाइट भी कह सकते हैं, इसे हम इंडोस्पोर भी बोल सकते हैं, इसे हम एम्ब्रियोसैक भी बोल सकते हैं। सबसे अच्छी बात है एम्ब्रियोसैक बोलोगा, इंडोस्पोर पर थोड़ा सा मुझे डाउट है कि ये वाला टर्म है या नहीं है, बट फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियोसैक को ही हम प्रोथैलस भी कहते हैं। तो मतलब दीज आर 3 टर्मिनोलॉजी फॉर ए पर्टिकुलर, एक सिंगल स्ट्रक्चर के लिए हम यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम बात करेंगे, इन साइकस विच मेगा स्पोर इज टेट्राड। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे आपने देखा होगा हर कहीं पे जो मेगा स्पोर होता है ना वो टेट्राड की फॉर्म में बनते हैं, इस तरीके से बनते हैं।
इन साइकस विच मेगास्पोर ऑफ टेट्राड इज सर्वाइव एंड एक्ट एज ए फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। इसमें से 3 डिजनरेट हो जाते हैं, एक बचता है। तो कहने का मतलब है जो एक बचता है फर्स्ट सेल ऑफ द फीमेल गेमेटोफाइट का होता है, तो वो कौन सा होता है, लोअर मोस्ट वाला होता है या अपर मोस्ट होता है या मिडिल का होता है या दोनों। तो भाई ये करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ए, लोअर मोस्ट वाला लिविंग रहता है। कहने का मतलब सिंपल ऐसे करते देख सकते हैं, ये आपके मेगास्पोर बनते हैं, टेट्राड बनता है, दैट मीन्स तो आपका ये वाला डिजनरेट हो जाता है, ये वाला डिजनरेट हो जाता है, ये वाला डिजनरेट, ये जो पहला लास्ट वाला है ना लोअर मोस्ट वाला, ये आपका सर्वाइव करता है और इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। कहाँ पे, साइकस में जो टेट्राड बनता है मेगास्पोर का 4 बनते हैं, उनमें से सबसे लोअर मोस्ट ही लिविंग रहता है, मतलब लाइफ उसके पास रहती है, बाकी 3 जो होते हैं ऊपर वाले वो कंप्लीटली डिजनरेट हो जाते हैं। तो लोअर मोस्ट सेल जो होती है, लोअर मोस्ट मेगास्पोर ही आपका फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में बात करते हैं, इन बिच फॉलोइंग वन इज ट्रू स्टेटमेंट। देखिए ट्रू स्टेटमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, आजकल इसी तरीके के ट्रेंड चल रहा है एग्जाम में आने का। मेगास्पोर न्यूक्लियस, जो मेगास्पोर होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइडेड रिपीटेडली, मतलब कंटिन्यूअस डिवाइड करता है। कैसे करके, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, कि मतलब न्यूक्लियस का जो कंटेंट है वो तो डिवाइड होता है बट उसमें बाल का फॉर्मेशन नहीं होता, मतलब नई सेल नहीं बनती, एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। सेकंड पॉइंट है ड्यूरिंग इंडोस्पोर डेवलपमेंट, वही फीमेल गेमेटोफाइट की बात कर रहा है जो एम्ब्रियोस है। ड्यूरिंग इंडोस्पोर डेवलपमेंट ए पार्शियल टिश्यू इज फॉर्म्ड लीडिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथाइलस और फीमेल गेमेटोफाइट और इंडोस्पर्म। ठीक है, तो कोई इंडोस्पोर कह रहा है ड्यूरिंग इंडोस्पोर डेवलपमेंट के दौरान एक पैराइटल टिश्यू बनता है। पैराइटल का मतलब होता है पैराइटल, पर्दी वाला, और उसी के तरफ मतलब इनसाइड बिल्कुल डीप होता है ये, और यही जो होता है आगे चल के प्रोथाइलस फीमेल गेमेटोफाइट या फीमेल गेमेटोफाइट या इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। बिल्कुल सही बात है गाइज, ये भी बात बिल्कुल सही। इन लेटर स्टेजेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट पैराइटल टिश्यू प्रोवाइड फूड फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो। जब हल्के हल्के टाइम लेट स्टेजेज आ जाती हैं और एम्ब्रियो डेवलप होता रहता है तो ये पैराइटल टिश्यू जो होता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है, ये बात भी सही है। एंड डी स्टेटमेंट ऑल ऑफ दी अबव गाइस, तो करेक्ट आंसर आपका बिल्कुल सही है, ये तीनों स्टेटमेंट आपके ठीक है। एक डेवलपमेंटल पॉइंट है कि मेगास्पोर का न्यूक्लियर जो होता है कंटिन्यूसली डिवाइड होता है, कैसे, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, सेल का नंबर नहीं बढ़ता है, न्यूक्लियस का डिवीजन बढ़ता है। और इंडोस्पोर जो होता है वो एक पैराइटल टिश्यू का फॉर्मेशन करता है और वो पैराइटल टिश्यू आगे चल के जो है फीमेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है, और एक स्टेज लास्ट टाइम पे वही टिश्यू जो होता है वो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 5 में बात करते हैं, ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी आर्चिगोनिया इन साइकस। देखिए आर्चिगोनिया साइकस में एक पहले तो ये बात सुनेगा, आर्चिगोनिया जो टर्म है ये आपका एल्गी से शुरू होता है और ब्रायोफाइट में भी होता है और टेडोफाइट में भी होता है और जिम्नोस्पर्म में भी होता है। ये बात सबको ध्यान रखना, ये बहुत ही कंपैरेटिव एवोल्यूशनरी पॉइंट आपको बता रहा हूँ, मगर एंजियोस्पर्म में आपको आर्चिगोनिया नहीं मिलेगी, आप ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जिम्नोस्पर्म तक आर्चिगोनिया टर्मिनोलॉजी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए हम यूज़ करेंगे। क्या है आर्चिगोनिया के बारे में, पहले तो इनका देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, 5th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, ठीक है। पहला पॉइंट है कि पेरिफेरल सेल्स ऑफ इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म की जो ऊपर वाली सेल होती है पर्दी वाली, जो माइक्रोपाइलर वो भी, क्योंकि पूरा ऐसे करके बॉडी होती है, तो जो इंडोस्पर्म के अंदर डेवलप हो रहा है इसकी जो माइक्रोपाइलर इनके पास जो सेल्स हैं, यहाँ की कुछ सेल्स जो होती है वो आर्चिगोनियल इनिशियल, मतलब उन सेल की तरह काम करती हैं जो आर्चिगोनिया का फॉर्मेशन करती हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि माइक्रोपाइलर जो एंड होता है तो माइक्रोपाइलर जो सेल्स हैं वही सेल आर्चिगोनियल इनिशियल का फॉर्मेशन करेंगी। और दूसरा पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है कि आर्चिगोनिया का नंबर कितना होता है, तो यूजली मतलब सामान्यतः 3 to 6 आर्चिगोनिया डेवलप होती हैं इंडोस्पर्म ऑफ दी साइकस। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, 2 पॉइंट की जो पेरिफेरल सेल्स होती हैं इंडोस्पर्म की, वो भी कहाँ पे, माइक्रोपाइलर एंड की साइड में, वो सेल आर्चिगोनियल इनिशियल की तरह एक्ट करेंगे एंड फॉर्म करेंगी 3 to 6 आर्चिगोनिया। तो करेक्ट आंसर आपका होता है गाइस सी। एंड क्वेश्चन नंबर 6 में हम बात करते हैं, व्हाट इज ट्रू अबाउट द कंपोजिशन ऑफ मैच्योर आर्चिगोनिया इन साइकस। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मल्टीपल टाइम से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सी बात सही नहीं है अबाउट द कंपोजिशन ऑफ मैच्योर आर्चिगोनिया ऑफ द साइकस। सिंपल सा देख सकते हैं, आर्चिगोनिया जस्ट लाइक इस तरीके की स्ट्रक्चर्स होती हैं, यहाँ पे आपकी नेक कैनाल सेल्स होती हैं ये, ठीक है, ये नेक सेल्स होती हैं और आपके अंदर इसके अंदर बेंटर में इसमें ओवम प्रेजेंट होता है। तो आर्चिगोनिया जो साइकस की है उसकी कंपोजिशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है कि ये इसमें कह रहा है कि 2 नेक कैनाल सेल्स भी होती हैं, इसमें नहीं होती हैं गाइस। तो पॉइंट है कि व्हाट इज ट्रू, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू का मतलब सच नहीं है, जो बाकी सब कुछ ठीक है। 2 नेक सेल्स होती हैं
एक वेंटर कैनाल न्यूक्लियस होता है, एक एक्सेल भी होता है, मगर 2 नेक कैनाल सेल्स। 2 क्या गाइज, इसमें नेक कैनाल सेल्स ही एब्सेंट होती हैं, आपको बताएं। तो नॉट ट्रू का मतलब क्या है, इसमें ऑलरेडी ऑप्शन में लिखा हुआ है कि 2 नेक कैनाल सेल्स, कंपोजिशन में 4 ऑप्शन है, बाकी 2 नेक सेल्स होती है, एक वेंटर कैनाल न्यूक्लियस होता है, एक एक्सेल भी होता है, बट 2 नेक कैनाल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो कम्प्लीटली लैकिंग, मतलब देयर आर नो एनी काइंड ऑफ नेक कैनाल सेल्स इन द आर्चिगोनिया ऑफ द साइकस। तो जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे वो डी है। ठीक है, कि नेक कैनाल सेल टाइप की कोई स्ट्रक्चर साइकस की आर्चिगोनिया में प्रेजेंट नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 7 में बात करते हैं, फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। विच स्ट्रक्चर इज अबाउट इन द मैच्योर आर्चिगोनिया, विच स्ट्रक्चर इज अबाउट इन द विच स्ट्रक्चर इज एब्सेंट, क्वेश्चन को सही करें। दिस क्वेश्चन विच स्ट्रक्चर इज एब्सेंट इन दी मैच्योर आर्चिगोनिया। फिर वही बात आपको ध्यान रखना है, इसमें नेक कैनाल सेल्स जो होती हैं वो नहीं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का बी करें। नेक सेल्स होती हैं, एक्सेल होती है, वेंट्रल कैनाल न्यूक्लियस होता है, बट नेक कैनाल सेल्स आर कम्प्लीटली लैकिंग, कम्प्लीटली एब्सेंट इन द मैच्योर आर्चिगोनिया ऑफ द साइकस। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, आर्चिगोनियल चैम्बर होता है, इसमें पॉलिन चैम्बर्स होता है। तो पहले देखते हैं आर्चिगोनियल चैम्बर के बारे में, जिसमें आर्चिगोनिया आपकी इस तरीके से, अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो आपका ओव्यूल में ये जो आपका अंदर का पार्ट है, यहाँ पे जो इस तरीके से आर्चिगोनिया होती हैं। ठीक है, तो आर्चिगोनियल चैम्बर इसी को कहा जाता है, दिस इज आर्चिगोनियल चैम्बर। तो पहला पॉइंट देखते हैं कि ड्यू टू प्रिवेंशन ऑफ ग्रोथ ऑफ प्रोथाइलस इन द आर्चिगोनियल रीजन, मतलब जो रीजन है यहाँ पे आपका प्रोथाइलस, मतलब फीमेल जो एम्ब्रियोसाइक है उसका यहाँ पे ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ड्यू टू प्रिवेंशन ऑफ ग्रोथ ऑफ प्रोथाइलस, मतलब प्रोथाइलस जो ग्रो कर रहा है फीमेल गैमेटोफाइट इसके अंदर, वो इस वाले एरिया में ग्रो नहीं कर पाएगा, इतना एरिया खाली रहता है इन आर्चिगोनियल रीजन। ठीक है, ग्रुप ऑफ आर्चिगोनिया बिकम्स लोकेटेड या बिकम सिचुएटेड इन द बॉटम आर डिप्रेशन लोकेटेड आर्चिगोनियल चैम्बर, वो इसी उसमें जो होता है आर्चिगोनिया जो होती हैं वो आपकी लोकेटेड होती है, इसी को हम बोलते हैं आर्चिगोनियल चैम्बर। ये वो रीजन होता है जहाँ पे प्रोथाइलस की ग्रोथ रुक जाती है, वहाँ पे प्रोथाइलस नहीं होता है, और उसी चैम्बर को, उसी डिप्रेशन में आर्चिगोनिया लोकेटेड होती है, एंड इसी चैम्बर को हम क्या बोलते हैं, आर्चिगोनियल चैम्बर कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है, इट फॉर्म ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ प्रोथाइलस ग्रोथ। और ये क्यों चैम्बर बन जाता है, अनफॉर्चुनेट है ये अपने आप से, कि जो प्रोथाइलस मतलब फीमेल गैमेटोफाइट या जो आपका एम्ब्रियोसाइक है उसकी ग्रोथ जो होती है वो यहाँ पर रुक जाती है। ठीक है, इसलिए ये चैम्बर का फॉर्मेशन होता है। थर्ड पॉइंट है, इन दिस रीजन न्यूक्लियर सेल डिजनरेट मेक्स, मेल नहीं बल्कि मेक्स है का क्या है, मेक्स ए लिक्विड इन विच नेक ऑफ आर्चिगोनिया ओपन। और यहाँ का जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का मतलब जो टिश्यू जो होता है, न्यूट्रिटिव टिश्यू, वो सेल्स जो होती हैं डैमेज हो जाती हैं, और वो डैमेज होकर लिक्विड का फॉर्मेशन करती हैं, और उस लिक्विड में आर्चिगोनिया की जो नेक होती हैं वो उसमें ओपन होती हैं। ये इसका इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल सही बात है, तीनों स्टेटमेंट इज कम्प्लीटली राइट अबाउट द आर्चिगोनियल चैम्बर। कि आर्चिगोनियल चैम्बर का फॉर्मेशन इसलिए होता है कि वहाँ पे प्रोथाइलस की ग्रोथ नहीं होती है, और जो वहाँ की सेल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं और लिक्विड का फॉर्मेशन करती हैं, और उसमें लिक्विड में जो होता है आर्चिगोनियल की जो नेक होती हैं वो ओपन होती हैं, और उसी स्पेस में आपका आर्चिगोनिया लोकेट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बात करते हैं, व्हाट इज ट्रू अबाउट द पॉलिन चैम्बर। देखिए, पहले तो इन स्ट्रक्चर को ध्यान रखें कि पॉलिन चैम्बर और आर्चिगोनियल चैम्बर दोनों साइकस में प्रेजेंट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 को हम देखते हैं, इसमें भी आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन है, व्हाट इज पॉलिन चैम्बर, इसका काम क्या है, कैसे बनता है, आर अबाउट इन सिंगल क्वेश्चन। देखिए, पॉलिन ग्रेन्स ऑफ द साइकस के जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं वो लाइट, मतलब बहुत ही हल्के, ईजिली बिन बाई, मतलब हवा में उड़ सकते हैं, और 3 सेल्ड स्टेज पे वो, उनमें 3 सेल्स होती हैं, मतलब वो जब प्लांट से निकल के सॉइल पे आते हैं तो उनके अंदर सेल का नंबर 3 सेल्ड होता है। कहने का मतलब सेडिंग स्टेज पे वो 3 सेल रखते हैं, जबकि पाइनस में 4 सेल होती हैं और इफेड्रा में 5 सेल्स होती हैं। कोड आप ध्यान रखना 345 वाला, साइकस में 3 सेल, पाइनस में 4 सेल, इफेड्रा में 5 सेल्स। सेकेंड पॉइंट है, एट द टाइम ऑफ पॉलिनेशन ड्रॉप ओजेज, मतलब जब पॉलिनेशन होने को होता है उस समय ड्रॉप जो होती है, कुछ लिक्विड की ड्रॉप बाहर आती हैं माइक्रोपाइलर एंड पे। कहाँ से आती हैं वो, डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर वीक, जो न्यूक्लियर वीक है वहाँ की जो सेल्स होती हैं वो डिसऑर्गेनाइज होती हैं, उसमें कुछ सेल डैमेज होती हैं और उनसे लिक्विड फॉर्मेशन, वो लिक्विड वहाँ पे दिखाई देता है। थर्ड पॉइंट है, पॉलिन ग्रेन्स फॉल ऑन दिस ड्रॉप, पॉलिन ग्रेन्स इसी ड्रॉप में आके गिर जाते हैं। एज इट ड्राइज अप, जैसे ये ड्रॉप जो होती है वो सूखती है, पॉलिन आर ड्रॉन इनटू चैम्बर, पॉलिन जो होते हैं वो नीचे चैम्बर में चले आते हैं।
एंड वहाँ पे क्या होगा, आगे की प्रोसेस हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं वो हैपेंड होगी। तो ये बात आप समझ सकते हैं। पॉलिन चैम्बर क्या होता है, पॉलिन ग्रेन जो होते हैं वो लाइट एंड ब्लोन इजीली बाय द विंड एंड 3 सेल्ड स्टेज पे वो गिरते हैं। और टाइम ऑफ पॉलिन ड्रॉप, पॉलिनेशन टाइम पे एक ड्रॉप आउट होती है माइक्रोपाइलर एंड से। वो कहाँ से आती है, डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर बीक, सेल का जो डिसऑर्गेनाइजेशन होता है न्यूक्लियर बीक पे, वहाँ से वो ड्रॉप का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद क्या होता है, पॉलिन ग्रेन्स फॉल, जो पॉलिन ग्रेन्स हवा में ब्लोनिंग कर रहे हैं, उड़ रहे हैं, वो उस ड्रॉप में आके चिपक जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। और उसके बाद वो ड्रॉप जो है वो ड्राई अप होती है। जैसे जैसे वो ड्रॉप जो ड्राई अप होती है, पॉलिन जो होता है वो पॉलिन चैम्बर के अंदर चला जाता है। तो ये बात बिल्कुल प्रोसेस ठीक है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 में बात करते हैं, विच स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन साइकस। देखिए ये कंपैरेटिव क्वेश्चन बन गया। अभी हमने आपको बताया कि पॉलिन चैम्बर, आर्चिगोनियल चैम्बर, आर्चिगोनिया, ये सब स्ट्रक्चर जो होती है वो आपके साइकस में प्रेजेंट होती है। तो क्वेश्चन पूछा है कि विच स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन साइकस, साइकस में कौन सी स्ट्रक्चर नहीं होती। आर्चिगोनियल चैम्बर गाइज अभी हम बता चुके हैं, पॉलिन चैम्बर भी होता है, नेक कैनाल सेल्स और पॉलिन ड्रॉप, ये 4 ऑप्शन आपके पास है। तो आपने देखा पॉलिन ड्रॉप भी यहाँ पे होती है, पॉलिन चैम्बर भी होता है, आर्चिगोनियल चैम्बर भी होता है, मगर नेक कैनाल सेल साइकस में नहीं होती हैं। आपको फिर से एक तीसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ, नेक कैनाल सेल साइकस में नहीं होती है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 में बात करते हैं गाइस, वाई सम ऑथर कंसीडर द जर्मिनेशन टाइप ऑफ साइकस इज पार्सली हाइपोजियल एंड पार्सली इपिजियल। सिंपल सा जो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए कि साइकस या पाइनस, दोनों की बात बता रहा हूँ, जर्मिनेशन कैसा होता है। तो गाइस सिंपल सा जर्मिनेशन होता है उसमें एपीजीएल, बट कुछ ऑथर ऐसा मानते हैं कि साइकस का जो जर्मिनेशन टाइप है वो हाफ पार्शियल है और हाफ हाइपोजियल है एंड हाइप एपीजीएल है। तो उसके पीछे इनकी क्या मतलब राय है, क्या सोच है, वो ऐसा क्यों बोलते हैं गाइस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है, वो कहते हैं कि इसमें जो रेडिकल होता है वो ग्रोथ डाउन नीचे की तरफ मूव करता है, और एक टैप रूट, क्योंकि डाइकाट की तरह टैप रूट डेवलप होती है साइकस में, टैप रूट का फॉर्मेशन करता है। और उसके दोनों जो कॉटिलिडन्स होते हैं वो सॉइल के अंदर ही रहते हैं, सॉइल के अंदर मतलब सीड कोट के अंदर, विच कम्स आउट अबव द सॉइल सरफेस, फिर वो बाद में जो है वो सॉइल के सरफेस पे बाहर आती है। तो ये जो पैटर्न है गाइज, ये दोनों के इंटरमीडिएट है, ना इपीजीएल है ना हाइपोजीएल पूरी तरीके से, बट हम फाइनली इसे कंसीडर ये करते हैं कि ये इपीजीएल टाइप का होता है साइकस में भी और पाइनस में भी। बट सम अथर इज नॉट, जो इसका बिहेवियर है, पैटर्न है जो जर्मिनेट होने का, उससे वो सेटिस्फाई नहीं है, वो इसे कहते हैं कि हाफ पार्शियल है, हाफ हाइपोजीएल है, और हाफ ये मतलब पार्शियल इपीजियल, दोनों कंडीशन है। तो इसकी वजह यही है कि इसमें रेडिकल की जो ग्रोथ होती है वो डाउनवर्ड होती है और वो टैप रूट का फॉर्मेशन कर देता है, और जो कॉटिलिडन्स होते हैं वो लॉन्ग टाइम तक सीड कोट के अंदर मतलब सॉइल के अंदर रहते हैं, एंड कम्स आउट अबव द सॉइल सरफेस, सॉइल सरफेस के बाद में आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 12 में बात करेंगे, विच लेयर ऑफ इंटीग्यूमेंट ऑफ ओव्यूल, मतलब यूनिटेगमिक ओव्यूल है, आप साइकस इज एब्जॉर्ब फुल्ली बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो पहले हमने बता दिया कि कौन सी लेयर पूरी तरीके से डेवलपिंग एम्ब्रियो साइक के थ्रू एब्जॉर्ब कर ली जाती है गाइस। तो आपको पहले हमने कौन सी बताई थी, जो इनर फ्लैशी लेयर होती है उस लेयर को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। करेक्ट आंसर 12 का ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में बात करते हैं, ड्यूरिंग दी सीड जर्मिनेशन, सीड फार्मेशन, जो साइकिल में सीड का फार्मेशन होता है उस टाइम की बात बता रहे हैं, विच लेयर ऑफ ओव्यूल मेक दिस सीड कोट ऑफ सीड, सीड कोट ऑफ सीड, सीड कोट देखो इनर वाली तो पूरा वो एब्जॉर्ब कर लेता है। अब बच्ची कौन सी, आउटर फ्लेसी और मिडिल स्टोनी। तो बस करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, आउटर फ्लेसी और मिडिल स्टोनी लेयर दोनों मिलकर आपका सीड कोट का फॉर्मेशन करती है इन केस ऑफ साइकस। क्वेश्चन नंबर 14 में बात करते हैं, द फेट ऑफ न्यूक्लियस आफ्टर सीड फार्मेशन। देखिए न्यूक्लियस एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है, जैसे जैसे एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट या प्रोथैलेट डेवलप होता जाता है, उस टिश्यू का जो अपना अमाउंट है, उसकी सेल्स का जो नंबर है वो डिक्रीज होता जाता है। बट फाइनली क्वेश्चन में पूछा गया है कि फेट मतलब भविष्य क्या है न्यूक्लियस का आफ्टर सीड फार्मेशन, सीड फार्मेशन के बाद, जब सीड का फार्मेशन हो चुका है तो न्यूक्लियस किस फार्म में हमें दिखाई देता है। बस क्वेश्चन इतना सा है, आप 14 आफ्टर दैट ये आपको बताना है कि क्या होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ए, जस्ट रिमेन ए कैप टूवर्ड द माइक्रोपाइलर एंड। बस माइक्रोपाइलर एंड पे स्मॉल सा कैप की फार्म में जो टिश्यू लगा होता है वही न्यूक्लियस का रिप्रेजेंटेशन करता है जब सीड बन गया, ठीक है। मतलब मोस्ट ऑफ इट एब्जॉर्ब बाय द डेवलपिंग गैमेटोफाइट एट अदर प्लेसेस, दूसरी प्लेसेस पे ये सब एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। बस माइक्रोपाइलर एंड पे कैप लाइक स्ट्रक्चर लगी होती है जो न्यूक्लियस का रिप्रेजेंट करती है सीड में। तो करेक्ट आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, जायगोट मेक्स विच स्ट्रक्चर आफ्टर पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन हो जाए, जायगोट बन गया, तो कह रहा है जायगोट मेक्स विच स्ट्रक्चर आफ्टर
पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद ही तो जायगोट बनता है। और जायगोट फिर क्या क्या बनाता है आपको ये बताना है। जायगोट का मतलब क्या, वो आगे का एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद उसका पूरा प्लांट के लिए प्रोसेसिंग हो जाएगी। तो जैसा कि होता है कि डाइकाट होता है साइकस का, वो क्या है, बस यहाँ से आपको पहचान रखना चाहिए कि साइकस जो होता है वो डाइकाट की तरह, मतलब 2 कॉटिलेडन्स प्रेजेंट होते हैं। बाकी भाई सब एम्ब्रियो विद रेडिकल एपिड्यूम्यूल्स एंड 2 कॉटिलेडन्स। तो आपका यहाँ पे सिंपल सा आइडिया ये होना चाहिए कि साइकस जो होता है वो डाइकाट होता है। पॉइंट की टाइप रूट होती है, रूट भी उनमें आपकी टाइप रूट होती है डाइकाट की तरह, और जो कार्टिलेडन्स का नंबर होता है वो भी उसमें 2 होता है। तो यहाँ पे देखिए सभी ऑप्शन में किसी में 1 है, किसी में 3 है, किसी में मल्टीपल है, ये सब नहीं है। तो किसी में कार्टिलेडन्स का नंबर 2 होता है। जो करेक्ट आंसर, सिंपल सा आंसर गाइज ए, कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको आंसर सेलेक्ट करने में ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन हॉल। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 बात करते हैं। इन केस ऑफ साइकस ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन फर्स्ट फॉर्म्स लीव्स आर। देखो कह रहा है जब साइकस का जर्मिनेशन होकर नया प्लांट का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है तो साइकस में यू नो बेटर दैट कि 2 टाइप की लीव्स होती हैं। एक स्केली लीव्स होती है जिन्हें हम कैटाफिल्स बोलते हैं, और दूसरी फोलिएज लीव्स होती है, सॉफ्ट लीव्स होती हैं जिन्हें हम मेगाफिल्स बोलते हैं। तो जब सीड का जर्मिनेशन होकर सीड का फॉर्मेशन से उसे प्लांट बनना स्टार्ट होता है तो कौन सी लीव पहले बनती है? तो करेक्ट आंसर है स्केली लीव पहले बनती है, मतलब कैटाफिल्स का फॉर्मेशन पहले होता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करेंगी चल के आगे, मतलब माइक्रोस्पोरेंजिया उन पर डेवलप होंगी। क्वेश्चन नंबर 17 में बात करते हैं। इन साइकस स्पोर मदर सेल डिवाइड्स हाउ मेनी टाइम्स टू मेक द मेगा स्पोर। देखिए मेगा स्पोर जो होती हैं कितने होते हैं, टेट्राड होते हैं। टेट्राड में 4 मेगा स्पोर होते हैं। अब एक सेल 4 को बनाने के लिए कितनी बार डिवाइड होगी गई, तो सिंपल सा है 2 बार डिवाइड होगी। ठीक है, एक बार 2 बनाएगी, फिर एक बार 2 बनाएगी। 4 टेट्राड में 3 ऊपर वाली डिजनरेट हो जाती है, एक केवल लिविंग रहती है। तो करेक्ट आंसर 17 का ए होना चाहिए, 2 टाइम डिवाइड होगी गाइस। करेक्ट आंसर आपका ए। क्वेश्चन नंबर 18 में बात करते हैं। ट्रू फैक्ट अबाउट द पॉलन ट्यूब ऑफ साइकस। साइकस में पॉलन ट्यूब बनती है, साइफोनोगैमस जो फर्टिलाइजेशन का टाइप होता है जर्मिनेशन। तो अब बात करते हैं जो पॉलन ट्यूब बनती है उसका क्या, किसके द्वारा बनती है, कोई ऑप्शन देखते हैं। इट मेड बाई ट्यूब सेल, इट एपेक्स इज सोइलन एंड ब्रांच्ड, इट एक्ट एज हेस्टोरियम एब्जॉर्बिंग फूड फ्रॉम न्यूसिलस, डी ऑल ऑफ दी। तो गाइस तीनों ऑप्शन इज कम्प्लीटली ट्रू। देखिए ये ट्यूब सेल के इलांगेशन से बनती है जिसे हम पॉलन ट्यूब बोलते हैं, और इसका जो टिप होता है वो सोइलन होता है लाइक दैट, इस तरीके से, एंड ब्रांच भी होता है। और ये है एक हस्टोरिया, मतलब एक एब्जॉर्बिंग आर्गन की तरह काम करती है, और न्यूक्लियस से ये अपना न्यूट्रिशन लेती है। तो करेक्ट आंसर आपका होता है डी। क्वेश्चन नंबर 19 में हम बात करते हैं नंबर ऑफ विलेफेरोप्लास्ट इन द पॉलन ग्रेन्स ऑफ साइकस। देखिए हमने पहले जो क्लेमाइडोमोनास एल्गी वगैरह में दिखाया था आपको, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर थे, यहाँ से सीलिया ऐसे निकल रहे थे। तो इन स्ट्रक्चर को क्या बोला था, ब्लेफेरोप्लास्ट। तो ये स्ट्रक्चर वो होते हैं जहाँ से किसी भी सेलुलर प्रोसेस जिसमें आपका सीलिया, माइक्रोब्लाई या फ्लेजला का फॉर्मेशन हो सकता है, तो उन्हीं को हम बोलते हैं बिलीफेरोप्लास्ट। तो कहने का मतलब है नंबर ऑफ बिलीफेरोप्लास्ट इन पॉलन ग्रेन्स ऑफ साइकिल। अब पॉलन ग्रेन का मतलब होगा सिंपल सा आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है। अब उसमें नंबर ऑफ जो हमें पता है कि जो साइकस का एंथ्रोजॉइड्स होता है उस पर सीलिया की पूरी लेयर पाई जाती है, ठीक है। तो उसमें मल्टीपल सेलिया होते हैं, तो हम उसमें कह सकते हैं हर एक बिलीफेरोप्लास्ट से एक सीलिया का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ नंबर ऑफ बिलीफेरोप्लास्ट इन पॉलन ग्रेन्स ऑफ साइकस अगर हम बात करें तो वो मैनी होगा, ना कि उसमें 2 या 10 या कोई फिक्स नंबर नहीं है, क्योंकि पूरी एक सीलिया की उस पर पूरी एक लेयर पाई जाती है। तो यहाँ पे और हर एक सीलिया एक, मतलब सिंपल सा बोल सकते हैं कि जो बेस ऑफ द प्रोसेसर होता है, बेस ऑफ द सीलिया, माइक्रोब्लाई या फ्लेजला, दैट नोन एज बिलीफेरोप्लास्ट। तो यहाँ पे मल्टीपल सीलिया का फॉर्मेशन होगा, सो यहाँ पे नंबर ऑफ बिलीफेरोप्लास्ट मल्टीपल होगा, मतलब मैनी, कोई नंबर फिक्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 में बात करते हैं। जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन विच सेल ऑफ पॉलन ग्रेन डिवाइड्स। मतलब फर्टिलाइजेशन होने जा रहा है बिल्कुल, तो उस टाइम पॉलन ग्रेन्स की दो सेल्स होती हैं गाइस, एक तो ट्यूब सेल होती है और दूसरी सेल का क्या नाम होता है, वही डिवाइड होती है। उस सेल का क्या नाम है, उस सेल का नाम है गाइस जनरेटिव सेल, जो डिवाइड होकर आपका वेजिटेटिव सेल और एक आपकी बॉडी सेल का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। ट्यूब सेल अपनी बनी रहती है, पहले ओरिजिनल होती है, और जो एंथ्रीडियल सेल होती है वो डिवाइड करके, मतलब जनरेटिव सेल जो होती है वो डिवाइड होती है और 2 न्यू सेल का फॉर्मेशन करती है। इस तरीके से टोटल सेल का नंबर कितना होता है, 3 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 में हम बात करते हैं इन कोर्स ऑफ जर्मिनेशन, मतलब जर्मिनेशन के दौरान विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स डिवाइड फर्स्ट। जब पॉलन ग्रेन में जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है तो कौन सी सेल सबसे पहले डिवाइड होती है। जर्मिनेशन का मतलब कि जब फ्यूजन होने के बाद आगे की प्रोसेस स्टार्ट होती है, तो जो आपका पॉलन ग्रेन्स होता है उसमें जो सेल्स होती हैं तो कौन सी सेल्स डिवाइड होती है, 2 सेल्स में से। तो आपको बता दिया 21 में, करेक्ट आंसर आपका सी जनरेटिव सेल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 में बात करते हैं। ट्यूब सेल ऑफ पॉलन ग्रेन्स मेक्स पॉलन ट्यूब बाई।
देखो एक सिंपल सा आंसर है कि पॉलिन ग्रेन में 2 सेल 3 सेल होती हैं लास्ट में, तो उसमें से एक ट्यूब सेल्स होती है। ट्यूब सेल्स जो होती है वो आपकी पॉलिन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। ट्यूब सेल पॉलिन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है। तो कैसे करके वो डिवाइड होती है, डिफ्रेंशिएट होती है, इलांगेट होती है, तीनों काम उसमें होते हैं। तो सिंपल सी वो इलांगेट होती है, ना डिवाइड होती है ना डिफ्रेंशिएट होती है, सिंपल से वो अपने को खींचती है, नंबर ऑफ सेल्स नहीं बढ़ता है, ठीक है। इलांगेट होकर पॉलिन ट्यूब का फॉर्मेशन कर देती है। 22 का करेक्ट आंसर सी। ना क्वेश्चन नंबर 23 में बात करते हैं। पॉलिन ग्रेन्स ऑफ साइकस हैज़ 2 सेल्स, ट्यूब सेल्स एंड जर्मिनेटिव सेल। ये स्टार्टिंग की बात कर रहा है, जब अभी जर्मिनेटिव सेल डिवाइड नहीं हुई तो 2 सेल्स हैं। बाद में क्या होता है, जर्मिनेटिव सेल डिवाइड होकर 2 सेल बना देती है और 1 सेल ही है, तो इस तरीके टोटल सेल कितनी हो जाती है, 3। अभी हम बात कर रहे हैं पॉलिन ग्रेन्स ऑफ साइकस हैज़ 2 सेल्स, जिसमें एक ट्यूब सेल्स होती है और दूसरी होती है जर्मिनेटिव सेल्स। आइडेंटिफाई द करेक्ट वन। इन दोनों सेल्स के रिगार्डिंग आगे की प्रोसेस देखते हैं। ट्यूब सेल मेक पॉलिन ट्यूब, बिल्कुल सही बात है, बाई इलांगेशन के थ्रू। जनरेटिव सेल्स मेक 2 एंथ्रोजॉइड्स, ये बिल्कुल सही बात है। सी ऑप्शन है बोथ, एंड डी ऑप्शन है टॉप शेप्ड ब्रॉड नेक्ड एंड 1000 सीलिया बीरिंग। मतलब जो टॉप से टट्टू की तरह, ब्रॉड मतलब चौड़ा सा, नेक्ड एंड 1000 सीलिया बीरिंग, ये क्या है, ये एंथ्रोजॉइड की क्वालिटी बता रहा है। ये आपका जो है, जी सिंपल सी बात ये कह रहा है कि जो एंथ्रोजॉइड्स है वो टॉप शेप्ड होता है, ब्रॉड नेक्ड एंड 1000 ऑफ सीलिया बेरी। भाई इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ट्यूब सेल और जर्मिनेटिव सेल के रिगार्डिंग पूछा गया है, तो इन्होंने दोनों स्टेटमेंट ठीक है कि ट्यूब सेल जो होती है वो पॉलिन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है और जनरेटिव सेल जो होती है वो 2 एंथ्रोजॉइड का फॉर्मेशन करती है, जो देखने में टॉप शेप लट्टू की तरह होते हैं, ब्रॉड होते हैं, नेक्ड होते हैं और उनके ऊपर 1000 ऑफ सीलिया प्रेजेंट होते हैं। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे इसके रिगार्डिंग है ही नहीं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका होता है सी। दोनों सेल्स का जो फ्यूचर इसमें लिखा हुआ है, जो उनका प्लानिंग जो वो करती हैं, वो बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर 23 का सी, ठीक है। सेल्स का फ्यूचर पूछा। फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन। गाइस देखिए सिंपल सी बात है, स्पोरोफिटिक जनरेशन का मतलब क्या होता है, आपका डिप्लॉयड जनरेशन, ठीक है। और साइकस का जो प्लांट होता है वो स्पोरोफाइट ही होता है। स्पोरोफाइट हमने बनाया, उसमें फिर हमने आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप करे, फिर उनका हमने फ्यूजन कराया, फ्यूजन करके गैमेटोफाइट बन गया, गैमेटोफाइट से उसमें आगे की प्रोसेस हुई, ठीक है। और फिर उनसे क्या बनना है, स्पोरोफाइट। तो कहने का मतलब है अब स्पोरोफिटिक जनरेशन बनेगी दोबारा से, क्योंकि जहाँ पे साइकिल चली थी वहीं पे रुकेगी, तभी तो साइकिल कंप्लीट होगी। तो स्पोरोफिटिक जनरेशन का बनना स्टार्ट हो गया। फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन किसके द्वारा रिप्रेजेंट करी जाती है इन केस ऑफ साइकस, एंथ्रोजॉइड, आर्चिगोनिया, ओस्पोर्स, ऑल ऑफ द एबव गाइस। तो 24 का जो ऑप्शन करेक्ट है वो है ओस्पोर्स। कैसे करके देखिए गाइस, ओस्पोर्स का मतलब होता है जायगोट के थ्रू, ठीक है। क्योंकि एंथ्रोजॉइड एक हो गया, आर्चिगोनिया में अंडा हो गया, दोनों क्या होते हैं हैप्लाइड बॉडी। ये फ्यूज होने के बाद आपका जो स्ट्रक्चर बनती है उसे ओस्पोर कहते हैं, मतलब जायगोट को। और फिर जायगोट से अगले का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है फॉर द स्पोरोफाइट फॉर्मेशन। स्पोरोफाइट मतलब साइकस का जो प्लांट हम देखते हैं अपने फील्ड में खड़ा हुआ कि भाई साइकस, दिस इज साइकस, तो ये क्या स्पोरोफाइट है। तो दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो थे फ्यूज हो गए, उन्होंने जायगोट का फॉर्मेशन कर दिया, जायगोट से न्यू जनरेशन का स्टार्ट हो गया, मतलब डिप्लाइड है जायगोट, और डिप्लाइड ही आपकी स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है। तो कहने का मतलब है फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन इन साइकस इज oospores, मतलब जायगोट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 25 में हम बात करते हैं व्हाट इज एम्ब्रियोनल मास इन साइकस। देखिए एम्ब्रियोनल मास भी एक स्ट्रक्चर होती है साइकस में, तो उसे भी हमने आपको बताने की कोशिश करी कि एम्ब्रियोनल मास क्या होता है एक्चुअल में। तो देखते हैं व्हाट इज एम्ब्रियोनल मास इन साइकस, साइकस में एम्ब्रियोनल मास क्या होता है। तो 25 का जो करेक्ट आंसर है वो पहला ही आंसर है। देखिए एक बाल का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम पेरीफेरी टू सेंटर इन लोअर एंड पे ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट फ्राम oospore। जब oospore जो जायगोट है उससे जब स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है उस टाइम डेवलपमेंट के दौरान लोअर एंड पे, जो मतलब डेवलपमेंट हुआ उस स्ट्रक्चर के लोअर एंड पे एक बाल का फॉर्मेशन होता है बाहर की तरफ से अंदर की तरफ, उसे हम बोलते हैं एम्ब्रियोनल मास। ओके गाइस, और आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, oospore से जब स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है तो लोअर एंड पे एक बाल का फॉर्मेशन होता है बाहर से अंदर की तरफ, उस बाल को ही हम बोलते हैं एम्ब्रियोनल मास। करेक्ट आंसर 25 का ए। ना क्वेश्चन नंबर 26 में बात करते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल मास ऑफ oospore मतलब स्पोरोफाइट इन साइकस। देखो एम्ब्रियोनल मास अपने आप में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है, उसके कई सारे पार्ट होते हैं। अगर आपको सही से पता है तो हम यहाँ पे आपको ये बताना चाह रहे हैं कि कौन सा पार्ट एम्ब्रियोनल मास का पार्ट नहीं है।
हास्टोरियल जोन, सस्पेंसर सेल, प्रो एम्ब्रायो, पॉलन चैम्बर। गाइस आप जानते होंगे पॉलन चैम्बर एक अलग चीज़ होती है, जबकि हास्टोरियल जोन, सस्पेंसर सेल और प्रो एम्ब्रायो जो होते हैं एम्ब्रायनल मास के पार्ट होते हैं, जबकि पॉलन चैम्बर से इसका कोई भी कंसर्न नहीं है। पूरी स्ट्रक्चर तो होती साइकस में, मगर एम्ब्रायनल मास से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। 26 का करेंट आंसर होता है आपका डी। क्वेश्चन नंबर 27, इन विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द साइकस। साइकस के बारे में ट्रू स्टेटमेंट देखते हैं कौन सा है। प्रो एम्ब्रियो फॉर्म्स ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द एम्ब्रियो। ठीक है, प्रो एम्ब्रियो से एम्ब्रियो के सभी दूसरे पार्ट बनते हैं, ऑलमोस्ट ऑल पार्ट। एम्ब्रियोनल मास इज डिस्टिंग्विश्ड इनटू जोन। सही है, एम्ब्रियोनल मास जो होता है वो कई जोन में डिवाइड होता है, बिल्कुल सही। प्रो एम्ब्रियो फॉर्म्स प्लूम्यूल एंड टू कार्टिलेडन। टू कार्टिलेडन की जब बात है तो ठीक ही है, क्योंकि साइकिल डाई कार्टिलेडन टाइप होता है। तो प्रो एम्ब्रियो फॉर्म्स प्लूम्यूल एंड टू कार्टिलेडन। डी है टिप ऑफ सस्पेंसर, जो एम्ब्रियोनल मास का पार्ट होता है वो फॉर्म्स रेडिकल। टिप ऑफ सस्पेंसर फॉर्म्स रेडिकल। तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है। 27 का करेक्ट आंसर आपका होता है ई। आपको ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि साइकस के बारे में प्रो एम्ब्रियो से ही एम्ब्रियो के, क्योंकि प्रो एम्ब्रियो किसका पार्ट है, एम्ब्रियोनल एक्सिस का, एम्ब्रियोनल मास का। एम्ब्रियोनल मास जो होता है वो जोन में डिस्टिंग्विश होता है, उसका एक पार्ट आपका प्रो एम्ब्रियो भी होता है, जो प्लूम्यूल भी बनाता है और कार्टिलेडन भी। ऊपर ही देखो बता चुका है प्रो एम्ब्रियो क्या बनाता है, ऑलमोस्ट ऑल पार्ट। फिर नीचे ने बताया कि प्रो एम्ब्रियो फॉर्म्स प्लूम्यूल एंड कार्टिलेडन, तो ये ऑल पार्ट में भी आ गया। टिप ऑफ सस्पेंसर रेडिकल बनाती है। डी ऑल ऑफ दी अबव, सो करेक्ट ऑल ऑफ दी अबव। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 और लास्ट क्वेश्चन का इस सेक्शन का, व्हाट इज ट्रू अबाउट दी फॉर्मेशन ऑफ सस्पेंसर ऑफ एम्ब्रियो इन साइकस ड्यूरिंग द एम्ब्रियोजेनेसिस। मतलब एम्ब्रियोजेनेसिस होती है, मतलब एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब जाइगोट से जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, दैट नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस। अब उस दौरान सस्पेंसर जो होता है एम्ब्रियो का सस्पेंसर, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सस्पेंसर ऑफ एम्ब्रियो इन साइकस ड्यूरिंग द एम्ब्रियोजेनेसिस, उसके बारे में वो क्या है। तो उस समय होता क्या है, जब सस्पेंसर ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान बनता है तब क्या घटित होता है। तो घटित ये होता है कि इसका जब एम्ब्रियो का सस्पेंसर बनता है तो वो प्रो एम्ब्रियो को पुश कर देता है, धकेल देता है किधर, फूड लेडन टिश्यू जो होता है गैमेटोफाइट के अंदर, उधर फूड लेडन, फूड से भरा हुआ टिश्यू होता है गैमेटोफाइट के अंदर, जो एम्ब्रियो से हल्के हल्के फीड करता रहता है, तो वो उसे अंदर की तरफ मूव कराता है। कौन, सस्पेंसर ऑफ द एम्ब्रियो। मतलब कहने का ये है कि जो एम्ब्रियो का सस्पेंसर होता है उसका काम ये होता है कि वो एम्ब्रियो प्रो एम्ब्रियो को और अंदर की तरफ ले जाता है, जो टिश्यू है ना न्यूक्लियस उसके अंदर की तरफ उसे धकेल देता है। ये सिंपल सा बात है कि फॉर्मेशन ऑफ सस्पेंसर ऑफ द एम्ब्रियो इन साइकस ड्यूरिंग द एम्ब्रायोजेनेसिस pushes the proembryo down into food laden tissue of gametophyte guys। तो इसी के साथ ये सीरीज मतलब अबाउट द रिप्रोडक्शन ऑफ साइकस कंप्लीट होती है। एंड फाइनली आई रिक्वेस्ट टू ऑल, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विलेज। थैंक यू वेरी मच।